बहराइच में वन विभाग की टीम अब छठे आदमखोर भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है। बहराइच के गांवों में लगातार जो है सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी के बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश की जा रही है। भेड़ियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। ड्रोन से छठे भेड़िए की तलाशी की जा रही है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और लगातार जो है भेड़ियों के आतंक से जो है लोगों को परेशानी हो रही है। कई लोगों को भेड़ियों ने अपना शिकार भी बनाया है। वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। ड्रोन से छठे भेड़िए की तलाश की जा रही है। और आपको बता दें कि एक और अपडेट आई है कि भेड़िए ने महिला पर आज एक बार फिर से हमला किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको यूपी के बहराइच से दे रहे हैं, जहां पर अब भेड़िए के पकड़ने के लिए जो है लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और छठे भेड़िए की तलाश की जा रही है। बहराइच का 5वां आदमखोर पिंजरे में कैद हो चुका है, लेकिन दहशत अभी बरकरार है क्योंकि लंगड़ा सरदार अभी जिंदा है। हालांकि अब लंगड़ा सरदार अकेला पड़ चुका है क्योंकि जिन 6 भेड़ियों की झुंड होने का दावा किया गया था उसमें 5 पकड़े जा चुके हैं। इस इलाके में भेड़ियों की तलाश की जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए, यहीं कहीं भेड़िया छिपा हुआ है, ऐसी सूचना मिली है। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भेड़िए को ट्रैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हम इस वक्त हॉटस्पॉट पर मौजूद हैं। आप ये तस्वीर देखिए किस इलाका है ये। और न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हॉटस्पॉट पर मौजूद है। भेड़िया कहीं भी हो सकता है, इस वक्त कहीं भी भेड़िया हो सकता है। ये आप सोचिए, ये तस्वीर है। इस वक्त हम दूसरे छोर में खड़े हुए हैं, आगे भी और गाड़ियां गई हैं। ये तस्वीर बहुत खौफनाक है। यहाँ कहीं भी भेड़िया हो सकता है। ये देखिए ग्रामीण खड़े हुए हैं और वन विभाग के लोग मदद कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भेड़िया को पकड़ा जाए। लंगड़ा भेड़िया आदमखोर गैंग का सरदार बताया जा रहा है और यही वजह है कि अभी तक वो ट्रैप में नहीं आया है। लेकिन अब वन विभाग को उस भेड़िए की भी लोकेशन मिल गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही लंगड़ा सरदार शिकंजे में होगा। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त हॉट स्पॉट पर है और इसी गन्ने के खेत में भेड़िए के छिपे होने की पूरी संभावना है। हम ज्यादा तेज आवाज में भी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये वन्य जीव बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर है। आप ये समझिए कि कभी भी उसकी दस्तक हो सकती है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वन विभाग की सारी टीम यहाँ पहुंची हुई है। वो टीम के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने 5 भेड़िए पकड़े हैं। हम सीधा आगे बढ़ेंगे और देखिए आप किस तरह से लाठी डंडा लेकर के सारे कर्मी इलाके को घेरे हुए हैं और चारों तरफ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे ही पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और इसी गन्ने के खेत में भेड़िया ट्रैक हुआ है और ये लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। ड्रोन से भी एग्जैक्ट लोकेशन उसकी ट्रेस हो रही है। लंगड़ा सरदार जिसे कहा जा रहा है, लंगड़ा भेड़िया जिसे कहा जा रहा है, उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई है। और इसी गन्ने के खेत में, जी इसी गन्ने खेत में। अच्छा, ये कंफर्म है? हाँ कंफर्म का वो लाती मिल गई, पग निशान। अच्छा, तब तक ड्रोन से कंफर्म गए हैं। पक्ष में मिल चुके हैं। पग निशान मिल चुके हैं। और एक लड़का गांव के ही देखी से फोन किया, तुरंत बुलाए और हमने देखा और आए गए हैं। अभी पग निशान मिल गए हैं। अभी देख निशान कहाँ पे मिले? पग निशान एक बोरिंग है दिया हुआ। अच्छा, उसी बोरिंग के लाए मिली है। अच्छा, उसकी बोरिंग के पास पग चिन्ह मिल चुके हैं। यानी अब इसका मतलब कंफर्म है किसी गन्ने खेत में है। जी जी, ये टीम इस वक्त हॉट स्पॉट पर है और सबसे पहले आप तक सारी खबरें ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी हुई दिखा रहा है। और बहुत जल्द हम आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं कि किस तरह से अगला जो मिशन है, अगला जो टारगेट है 6वें भेड़िए का, वो भी पूरा होने वाला है। 5वें भेड़िए को मुनव्वर और 12 लोगों की टीम ने पकड़ा है। यही नहीं, अब तक 5 भेड़िए इसी टीम की मदद से पकड़े गए हैं। पैरों के निशान के सहारे आदमखोर को कैसे जाल में फंसाते हैं ये लोग, सुनिए। मौके पर पहुंचे तो 3 बजे ऑपरेशन हमारा चालू हुआ और चालू होते हुए समझ लो कि हमारा 6 बजे हमारा ऑपरेशन सफलता पर पकड़ लिया हमने। 3 बजे से आपने देखा था पग चिन्ह, आपने कब देखे थे? हम और कैसे आपने फिर प्लानिंग की? शाम को 10 बजे पग चिन्ह किया
और रात में ही 12 बजे प्लानिंग कर दिया और प्लानिंग करने के बाद 3 बजे हम पग चिन्ह के सहारे चल दिए। अच्छा, पग चिन्ह करते करते ही सहारा ले लिया, चल दिया। और तब तक हमारे वो जहाँ अस्थायी रूप से जानवर थे वहाँ मिल गए दोनों। अच्छा, और जब मिल गए तो हमने सोचा कि इसको गेटलाइट कर लिया, थोड़ा घेराबंदी करा लिया। घेराबंदी करा के हमारे डेपो साहब और जंगल विभाग के टीमों ने भी मदद की मुझे और उसी के सहारे 6 बजे हम प्राप्त कर लिया। लेकिन जो देसी तरीका था वही काम आया। जी जी, ड्रोन का सहारा ये है कि ड्रोन की आवाज यही पाते ही एरिया अपन बदल देते हैं। अच्छा, तो ड्रोन से जब से ड्रोन चालू हुआ तब से थोड़े थोड़े उनके साथी गायब हो चुके। वो सोचा कि हम अभी ड्रोन के सहारा ही लेते, छोड़ के वो ड्रोन के सहारे भाग लेते हैं। ड्रोन की आवाज जाने के बाद वो भाग लेते हैं। जब रुकते नहीं है 1 मिनट, और जब रुकते नहीं है तो उनको फिर मौका नहीं मिलता है हमको जाल लगाने का। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद भी अभी ऑपरेशन भेड़िया खत्म नहीं हुआ है। हालांकि लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जब तक लंगड़ा सरदार जिंदा है, खौफ बरकरार है। बहराइच से उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बनेड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन घर की छत गिर गई है। बनेड़ा क्षेत्र के कुआर गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन घर की जो छत है वो गिर गई है। बाइक सहित घर का सामान छत के नीचे दबा है और परिवार के 3 सदस्यों को चोटें भी आई हैं। घायलों का बनेड़ा अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको भीलवाड़ा से दे रहे हैं। तस्वीर आप देखिए कैसे जो है निर्माणाधीन घर की ये छत गिर गई। भारी बारिश के चलते ये छत गिरी है, तो बाइक सहित घर का सामान जो है छत के नीचे ही दब गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। परिवार के 3 सदस्यों को चोटें भी आई हैं। तो भारी बारिश की वजह से जो है यहाँ पर एक निर्माणाधीन मकान, जो कि आप देखिए उसकी छत जो है वो गिर गई। काफी सामान भी रखा हुआ था जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ दिख रहा है। 3 लोग जिनको चोट भी आई है। तो बाइक सहित घर का सामान छत के नीचे ही दबा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। परिवार के 3 सदस्यों को चोटें भी आई हैं। भीलवाड़ा से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते ये छत जो है वो गिर गई। और चलिए अब बात करेंगे सुपर बग के खतरे की। दिल्ली में एम्स से लेकर के लखनऊ के केजीएमयू तक हॉस्पिटल में जो है सुपर बग का खतरा सामने आया है। आईसीएमआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, देश के 21 बड़े अस्पतालों में सुपर बग मिला है। ओपीडी वार्ड और आईसीयू में इंटरनेशनल सुपर बग कैटेगरी के बैक्टीरिया मिले हैं। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल में दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से डिस्पोज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सही से डिस्पोज नहीं किया गया तो इससे इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में देश के 21 बड़े अस्पताल में सुपर बग पाया गया। इसमें ओपीडी से लेकर वार्ड और आईसीयू तक शामिल है। आईसीएमआर की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। वहीं डॉक्टर्स ने इसे लेकर आगाह किया है, क्योंकि सुपर बग का सबसे बड़ा खतरा एंटीबायोटिक को लेकर है। सुपर बग के हमले से बॉडी में एंटीबायोटिक दवाएं ठीक से काम नहीं कर पाती। ऐसे में एहतियात बहुत जरूरी है। जब रिपोर्ट देखते हैं तो आपको जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ और आपने उसके लिए अपना यूरिन सैंपल दिया है, तो उस सैंपल के अंदर देखा जाता है कि किस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको है और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। आजकल जैसे रिपोर्ट्स में देखा जाता है कि बहुत तरह की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई है, मतलब उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं कर रही है। देश के बड़े अस्पतालों में सुपर बग कैटेगरी की बैक्टीरिया मिलने से डॉक्टर चिंतित हैं। हॉस्पिटल में आईसीयू, ओपीडी और वार्ड में मिला सुपर बग। आईसीएमआर की ARRSN की सालाना रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। देश के 21 बड़े हॉस्पिटल में सुपर बग कैटेगरी के बैक्टीरिया मिले हैं। देश की सबसे ज्यादा आबादी इलाज के लिए पहुंचती है। दिल्ली एम्स, गंगाराम और चंडीगढ़ का पीजीआई भी शामिल है। यूपी में लखनऊ का केजीएमयू भी इस लिस्ट में शामिल है।
आईसीएमआर की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीज के तीमारदारों के नमूने भी लिए गए थे। ये डेटा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच का है। अस्पताल पहुंचे करीब 1 लाख मरीजों के सैंपल लिए गए। खून, मलमूत्र, पस, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी से सीएसएफ नमूने लिए गए। जांच में घातक बैक्टीरिया और सुपरबग की पहचान की गई। करीब 10 तरह के घातक बैक्टीरिया मिले हैं। 10 तरह के बैक्टीरिया इंटरनेशनल सुपरबग कैटेगरी के हैं। बॉडी में सुपरबग का अटैक होने पर सबसे ज्यादा असर इम्यून सिस्टम पर पहुंचता है। ऐसे में एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स की सलाह है कि दवा लेते समय एहतियात बरतें। कि जब भी एंटीबायोटिक आप लें तो आप डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लें। एंटीबायोटिक का कोर्स आप पूरा कंप्लीट करें। अगर 3 डेज बोला है, 5 डेज बोला है, ऐसा नहीं कि आपने एंटीबायोटिक शुरू की और स्टॉप कर दी। जो ये सुपर बग की बात कर रहे हैं, इसका कारण भी यही है कि कई बार इस तरह के बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स फिर काम करना बंद कर देती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आप बहुत ही सहजता से करें और डॉक्टर से बात करके करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2017 में एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को सुपरबग घोषित किया था। ऐसे में देश में 21 बड़े अस्पतालों में सुपरबग कैटेगरी की बैक्टीरिया मिलने से डॉक्टर्स की चिंता काफी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या गाजा युद्ध में पूरी तरह से तुर्की भी कूद पड़ा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गाजा के अल मवासी में जब से हमास के 3 टॉप कमांडर्स को इजरायली सेना ने मारा है, उसके बाद से तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल को धमकी देते हुए कहा कि तुर्की इजरायल से नरसंहार का बदला लेगा। इजरायल पर क्या होने वाला है, इसकी प्लानिंग बहुत खतरनाक बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मार दिए 3 कमांडर, हमास का बदला लेगा तुर्की। क्या तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप अर्दोआन हमास के 3 कमांडरों की मौत का बदला इजराइल से लेने जा रहे हैं? दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने इजराइल से दो टूक कह दिया है कि वो फिलिस्तीनियों के नरसंहार का बदला हर हाल में लेगा। जरा गाजा पट्टी का ये वीडियो देखिए। फिलिस्तीनियों के एक शिविर पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक इजरायली सेना ने की है। इस 8 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग तंबू वाले शिविर में अंदर की ओर जा रहे हैं। तभी एक मिसाइल उनके ऊपर आकर गिरती है और मौके पर मौजूद हमास के लड़ाके मारे जाते हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए पूरी खबर समझा देते हैं। क्यों तुर्की हमास के कमांडरों के मारे जाने से नाराज है और इजराइल ने कैसे हमास के 3 कमांडरों को मार डाला है। अब आप हमास के उन 3 कमांडरों के नाम भी जान लीजिए जिनके मारे जाने से तुर्की बुरी तरह से बदला लेने पर उतारू हो गया है। इजराइल गजा की तरह ही अपने लड़ाकू विमान, मिसाइल, टैंक और बख्तरबंद वाहनों से पूरे वेस्ट बैंक में जबरदस्त हमले कर रहा है। इधर तुर्की शुरू से ही इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि वेस्ट बैंक को गजा बनाने की जरा भी भूल मत करना, वरना तुर्की चुप नहीं बैठेगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की के हजारों सैनिक, टैंक, तोप और लड़ाकू विमान जंगी तैयारी करने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुर्की सैन्य तौर पर इतना ताकतवर है कि तुर्की के इस्तांबुल से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया जा सके? तुर्की के राष्ट्रपति ने मिस्र के साथ मिलकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप अर्दोआन का ये बयान कई मायनों में हैरान करने वाला है। अभी तक नेटो देश तुर्की को लगता था कि अमेरिका इजरायली हमलों को रोकने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त अपना असली चेहरा तुर्की को दिखा दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दो टूक कह दिया। वेस्ट बैंक पे इजरायली हमले में मारी गई तुर्की अमेरिकी महिला
आयसिनूर अगजी ईगी की मौत महज एक इत्तेफाक है। वो गलती से हमले की जद में आ गई। यानी अमेरिका और तुर्की की दोहरी नागरिकता रखने वाली महिला अगजी ईगी की मौत पर राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल को ही क्लीन चिट दे दी। What's your reaction, sir, to the killing of the Israeli admission that they probably killed the Turkish activist in the West Bank? Finding more detail. Apparently, it was an accident, ricocheted off the ground, and it got hit by accident. But I'm working that out now. 6 सितंबर को मारी गई अमेरिकी तुर्की महिला आयसिनूर अगजी ईगी को 6 सितंबर को उस वक्त इजरायली सेना ने सिर में गोली मार दी थी, जिस वक्त वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में प्रदर्शन कर रही थी। رصاصة في الراس. طبعا تم اجراء اللازم من حيث اللي هي الاجراءات الاوليه معها، اعطائها المدعمات الضغط وانه تاكدنا انه التنفس عندها تمام، وتم نقلها بنجاح لمستشفى رفيديا، ولكن للاسف يعني كان عندها نزيف شديد في الدماغ واشتغلوا معها. Standing up for people, standing up for المستشفى والله. They killed her, they shot her in the head. इजराइल के खूंखार हमलों पर अमेरिका के दोहरे मापदंड को देखकर ही तुर्की अब इजराइल के खिलाफ खुलकर जंग के मैदान में कूद पड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की के हजारों सैनिक, टैंक, तोप और लड़ाकू विमान जंगी तैयारी करने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुर्की सैन्य तौर पर इतना ताकतवर है कि तुर्की के इस्तांबुल से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला कर सकता है। जानकारों के मुताबिक इजराइल के तेल अवीव से तुर्की के इस्तांबुल की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक तुर्की आसमान से इजराइल पर अपने घातक TB2 ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलों से हमले कर सकता है। पहले आप ये जान लीजिए कि तुर्की और इजराइल की सैन्य ताकत में कौन बाजी मार रहा है। 2 साल में खत्म होगा इजराइल, ट्रंप की भविष्यवाणी। आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इजराइल की तुलना में तुर्की सैन्य लिहाज से जरा भी कमजोर नहीं है। इस वक्त तुर्की मिस्र, ईरान, लेबनान और सीरिया जैसे देशों को एकजुट करने में लगा है। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन गाजा, लेबनान और सीरिया पर हो रहे इजरायली हमलों को लेकर कई गुप्त प्लान बना चुके हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि नेटो के कई देशों को पुतिन ने अपनी तरफ मिला लिया है। पुतिन के इस मिशन को पूरा करने में तुर्की का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। नेटो देश होने के बावजूद तुर्की के संबंध रूस से जबरदस्त हैं। यही वजह है कि तुर्की रूस के इशारे पर इजराइल को गंभीर चेतावनी देने लगा है। 41,000 के करीब अब तक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में गजा युद्ध और पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच भयंकर जुबानी जंग चल रही है। ट्रंप ने तो दो टूक कह दिया है। कमला हैरिस इजराइल से नफरत करती हैं और अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति का चुनाव जीत गई तो 2 साल में इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। पब्लिक डिबेट में ट्रंप का ये हैरान करने वाला बयान इजराइल के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। But when she mentions about Israel, all of a sudden she hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress to make a very important speech. She refused to be there because she was at a sorority party of hers. She wanted to go to the sorority party. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. ट्रंप के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल गजा युद्ध में बुरी तरह से फंस गया है। अब तो नेटो देश तुर्की भी इजराइल से 2-2 हाथ करने को तैयार है। अब ऐसे हालात में भी इजरायली सेना गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इधर खबरें ये भी आ रही हैं कि नेतन्याहू ने अपने टॉप कमांडरों को साफ समझा दिया है कि अगर हम सीज फायर करते हैं तो दोबारा जिंदा और अपनी ताकत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए इजरायली सेना ने पिछले 8 दिनों से गजा और वेस्ट बैंक में हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले को आज 23 साल हो गए हैं। पूरा अमेरिका इस हमले की बरसी मना रहा है, लेकिन अब ऐसा ही हमला यूक्रेन रूस पर करना चाहता है और इसके लिए उसे अमेरिका से मंजूरी भी मिलने की उम्मीद है। लॉन्ग रेंज हथियारों को लेकर बाइडेन ने जेलेंस्की से क्या कहा है और पुतिन ने अमेरिका को कैसे धमकाया है, ये बात आपको हैरान कर देगी। देखिए रिपोर्ट। रूस के 2 सुपरसोनिक सुखोई 35 फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। एक बड़े अटैक मिशन की तैयारी है। दोनों फाइटर जेट पर मिसाइल लोड है और अब टारगेट की तलाश हो रही है।
आसमान के बाद समंदर देखिए, ये रूस के एडमिरल गोशकॉफ क्लास का फ्रिगेट एडमिरल गोलोवको है। इसमें लगे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा रहा है। ये फ्रिगेट कलिब्र और जिरकॉन जैसी मिसाइलों से लैस है। हर हथियार को आजमाया जा रहा है। बताया गया है कि ये बड़े टारगेट पर हमले की तैयारी है। उधर जमीन पर पुतिन ने अपनी ऑनिक्स एंटीशिप क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक पार करती है। ये पुतिन का बाइडेन और पूरे नेटो को बहुत ही खतरनाक और युद्ध का दायरा बड़ा करने वाला मैसेज है। इसकी टाइमिंग समझने की जरूरत है। यूक्रेन को लेकर बाइडेन अचानक एक्टिव हुए हैं और इसीलिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री को यूक्रेन भेजा। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ट्रेन से कीव पहुंचे और दूसरी तरफ पुतिन के जंगी बेड़े आग उगल रहे हैं। एक तरफ नेटो के दो बहुत ही मजबूत देश और परमाणु बम बनाने वाले देश के विदेश मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन की सेनाएं मिलकर अभ्यास कर रही हैं। ये दो तस्वीरें साबित करती हैं कि इस वक्त दुनिया इन दो सबसे खतरनाक एजेंडे में फंस चुकी है। Последние 3 десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К ним привлекаются силы военно-морского флота, части дальней и военно-транспортной авиации. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है कि एक तरह से दुनिया भर में अमेरिका के अड्डों को घेरने की एक कोशिश की जा रही है और इसमें पुतिन की मदद कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इस युद्ध अभ्यास में सिर्फ रूस के ही 90,000 सैनिक शामिल हैं। 400 से ज्यादा शिप हैं, यानी रूस और चीन की नेवी मिलाकर बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं। 125 से ज्यादा विमान हैं, यानी सुखोई, मिग और बाकी बड़े बॉम्बर भी शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास में आर्टिलरी यानी तोप और बख्तरबंद गाड़ियों को मिलाकर 7,500 वेपन सिस्टम भी शामिल किए गए हैं। ये रूस की तरफ से एक बड़ा कदम है, क्योंकि रूस की पूरी वॉर मशीनरी जब यूक्रेन में तबाही मचा रही है और साथ में रूस के अंदर कुर्स्क का फ्रंट भी लगातार एक्टिव बना हुआ है, वहां यूक्रेन के साथ खतरनाक जंग चल रही है, तब 90,000 सैनिकों और इतने बड़े बड़े हथियारों को युद्ध अभ्यास में लगा देना, ये पुतिन की तरफ से कोई बड़ी खतरनाक चाल बताई जा रही है। С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики, США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. अमेरिका ने प्रशांत महासागर में ऑक्स यानी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत किया है। इन दोनों देशों के बीच परमाणु पनडुब्बी को लेकर डील हो रही है और यही बात पुतिन और चीन दोनों को परेशान कर रही है। अमेरिका कह चुका है कि प्रशांत महासागर में चीन के ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देगा। इसीलिए पुतिन और जिनपिंग के भरोसेमंद अफसर और मंत्री इस वक्त बहुत एक्टिव हो चुके हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में ये मीटिंग देखिए। रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु की मुलाकात चीन के